Hello dear students, again I welcome all of you to the MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear students, CRPC 1973 यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। भाई हम CRPC की बात कर रहे थे और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि CRPC को कैसे पढ़ा जाए। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको CRPC को पढ़ना कैसे है। हम CRPC को एक सिस्टमेटिक बेयर एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम CRPC को टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, जिससे कि एक लेमैन लैंग्वेज में आप उसे समझ सकें। तो आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही भैया घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि जो नए नए वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। आज हम जानेंगे कि FIR क्या होती है। आप बहुत बार सुनते हैं FIR। ये FIR होती क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे। जो FIR होती है, क्या इसका जो क्रिमिनल केसेज है उनमें कोई एविडेंसरी वैल्यू होती है, इसकी एविडेंस वैल्यू क्या है, उसके बारे में भी आज समझेंगे। कौन FIR कर सकता है, क्या पुलिस वाला आपकी FIR लिखेगा, नहीं लिखेगा तो आपके क्या अधिकार हैं, FIR आप कहाँ कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट FIR वी विल कम टू नो आफ्टर दिस वीडियो। बिल्कुल ऐसा वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप मेंस के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज FIR, डिस्कस अबाउट इट, यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर अबाउट द FIR। पेपर और पेन अपना साथ में रखें, हेडफोन लगा लें और वीडियो को एक बार में इन वन गो देखें। इसमें केस लॉ भी डिस्कस किए जाएंगे, जितने केस लॉ आएंगे उनको नोट करें। सब कुछ स्लाइड्स में नहीं अवेलेबल हो पाता है तो जो वर्ड्स बोले जाते हैं प्लीज नोट डाउन देम आल्सो। नाउ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये क्या है, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है। क्या ये प्रोसीजरल लॉ है? किसका प्रोसीजर बताता है? ये IPC का प्रोसीजर बताता है कि IPC में अगर कोई क्राइम बताया गया है, भाई किसी ने मर्डर कर दिया है तो IPC 302 उसकी सज़ा का प्रावधान देती है। IPC 300 मर्डर को डिफाइन करती है, लेकिन भाई इसके लिए FIR कैसे होगी, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, चार्जशीट कैसे फाइल होगा, ट्रायल कैसे होगा, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपकी CRPC बताती है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है A, ये विक्टिम भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई आई विटनेस भी हो सकता है। इसके नॉलेज से कोई एक ऑफेंस हुआ है और वो ऑफेंस कैसा हुआ है? कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। कैसा ऑफेंस हुआ है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसकी नॉलेज में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो ये क्या करेगा, इसकी ड्यूटी क्या बनती है? अगर ये विक्टिम है तो भी, अगर ये कोई आई विटनेस है तो भी, और ये थर्ड पर्सन है तो भी, इसकी क्या है भाई कि ये जाए पुलिस स्टेशन में और पुलिस को जाकर बताए कि जनाब ऐसे ऐसे क्राइम हो गया है। अब पुलिस वाला इसकी बात सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ भाई इसे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो इन दैट केस ये क्या करेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्शन तो लेगा ही। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देगा कैसे? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन इसको ओरली दे सकता है या फिर ये रिटर्न में भी दे सकता है। ठीक है, ओरली दे दी या रिटर्न में दे दी, तो पुलिस वाले की ड्यूटी हो जाती है कि वो इसकी इन्फॉर्मेशन को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, अगर ओरली दी है तो भैया तो खुद लिखेगा। कौन लिखेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस। ऑफिसर इंचार्ज SHO साहब जो है ना पुलिस स्टेशन के, जो पुलिस स्टेशन, नॉट पुलिस, इट इज़ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो या तो खुद लिखेगा या किसी से लिखवाएगा। कैसा फॉर्मेट? स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से भी, जैसे उसने रूल्स एक बुक बनाई होगी उसमें लिखेगा। और उसके ऊपर क्या करेगा? FIR लिखने के बाद पुलिस जाती है और उस व्यक्ति को, जो ऑफेंडर है, उसको पकड़ लेती है कि चलो भाई, उसको हथकड़ी लगा देगी, पुलिस थाने में चलो तुम। या फिर वो अगर ऑफेंडर वहाँ से भागा हुआ है, नहीं मिल रहा है, उसका नाम नहीं पता लग रहा है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया ये क्या है? देखिए, ऑफेंस हुआ था, उसकी पहली इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी
यही तो आपकी FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप जब CRPC पढ़ते हो तो आप ये कहीं नहीं पढ़ते हैं। CRPC में FIR कहीं भी डिफाइन नहीं है। FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे पहले तैयार किया जाता है किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। FIR ही वो स्टेप है जिसके बाद स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे बात की, हमने कहा कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल होना चाहिए। तो अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है हम इसकी भी बात कर लेते हैं एक बार, फिर हम डिटेल में FIR को पढ़ेंगे ताकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ना रहे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। हम बात करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि आज हम FIR कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में मोटे तौर पे समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जब आप CRPC में मैंने कहा था कि जो सेक्शन 2 है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज आ जाता है, वहाँ डेफिनेशन दे रखी है। तो देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस के 2C में, सेक्शन 2 के C में, क्योंकि जो कॉग्निजेबल है ये C से तो स्टार्ट होता है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कॉग्निजेबल 2C में डिफाइन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा केस जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। देखिए, कॉग्निजेबल किससे बना है, आप अगर वर्ड को समझेंगे ना तो वर्ड ही आपको सारी चीज़ें बता देता है। ये बना है कॉग्निजेंस से। किससे बना, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का हिंदी अर्थ होता है संज्ञान लेना, यानी कि जब बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के भी पुलिस ऑफिसर उस मुकदमे में संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। तो कैसे पता लगेगा, अब IPC कहती है कि जी फर्स्ट शेड्यूल में हमने बता दिया है, जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा वहाँ डिफाइन कर दिया है कि कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो सेक्शन 2C कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल केस कौन से होंगे, जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, जहां पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। अभी आ जाइए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 के L में। ठीक है, सेक्शन 2 के L में। L में क्या है भाई, L स्टैंड्स फॉर लाइट, यानी कि देखिए L स्टैंड्स फॉर लाइट। लाइट केसेस, हल्के केसेस मुकदमे जो होते हैं, ऐसे केसेस जिनमें पुलिस ऑफिसर जो है आपको बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसको वारंट चाहिए ही चाहिए, और इसके खिलाफ FIR नहीं होती, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ एक नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर रहता है वहाँ पे, जहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एंट्री की जाती है और पुलिस वाला बोल देता है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। सेक्शन 155 हम इसमें पढ़ते हैं। इसके इंफॉर्मेशन के लिए FIR तो इसमें होती नहीं है, FIR आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अभी हम अपने टॉपिक के साथ आगे चलते हैं। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पे, पूरे इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे हम अच्छे से बातें करेंगे। एक दिन इसकी ट्रिक्स के साथ बात करेंगे कि बेस्ट ट्रिक्स में आपको कैसी चीज़ें याद हो सकती हैं। अभी हम समझते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR। FIR जो है ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर्ड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। वे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तैयार होने वाला पहला दस्तावेज, पहला डॉक्यूमेंट है। ये पहली वो इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस के द्वारा प्राप्त की जाती है। देने वाला कोई भी हो सकता है, इवन अ पुलिस ऑफिसर कैन आल्सो रजिस्टर FIR। पुलिस वाला कहीं से जा रहा था, उसने देखा कि कोई क्राइम हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है वहाँ पे, वो जब आके थाने में उस चीज़ को लिखेगा तो उसे FIR माना जाए, क्योंकि वो पहली इन्फॉर्मेशन है। FIR का इससे डिसाइड नहीं होती कि किसने फाइल की। FIR इस बात से होती है कि अगर ऑफेंस हुआ है तो उसकी पहली इन्फॉर्मेशन पुलिस थाने में कौन लेकर आया, वही FIR करा सकता है। तो आपको FIR का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तक CRPC भूल जाइए आप, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि FIR आपके माइंड में आती है तो क्या होती है। अभी क्योंकि हम लीगल स्टूडेंट्स हैं, सभी लॉ फील्ड से जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं,
तो इसके बारे में समझते हैं कानूनी दांवपेच क्या है। सेक्शन 154 जो है आपका सीआरपीसी का, ये बात करता है एफआईआर के बारे में। ये बताता है आपको एफआईआर कैसे होगी इन कॉग्निजेबल केसेस। ये भी यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इन कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल केस कहाँ दे रखे हैं, फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो भाई समझिए, ये जो 3 दबंग पुलिस वाले हैं इनका काम है एफआईआर लिखना। और कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। हम एक बार बेरेक पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में सब अच्छे से समझेंगे। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेज, ये आपका सेक्शन 154 कहता है। देखिए, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर। अगर ओरली, मैंने बात की थी वहां पे कि ओरली भी दे सकते हैं, रिटर्न भी दे सकते हैं। अगर ओरली दी जाती है टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज है ना वहाँ पे, इनको दी जा सकती है, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा वहाँ पे। तो इनका क्या काम है, ये रिड्यूस टू राइटिंग स्टोरी की तरह याद कीजिए। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है और उसको बताता है कि जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है, ये ऑफेंस हो गया है। अब पुलिस वाले का काम है ये सोचना कि वो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय मामला है या असंज्ञेय मामला है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो वो क्या करेगा, अगर वो देने वाला ओरली है, वो लिखने का नहीं, उसके पास लिखना नहीं आता उसको, तो क्या करेगा, वो ऑफिसर इंचार्ज उसको लिखेगा। कैसे लिखेगा, या तो खुद लिखेगा या अपने डायरेक्शन में लिखवाएगा किसी जूनियर पुलिस वाले से, और लिखने के बाद पढ़कर सुनाएगा इन्फॉर्मेंट को, जो इन्फॉर्मेशन देने आया है, कि ये बातें लिखी हैं आपने, ये बोला, मैंने ये लिखा है। और वो जो इन्फॉर्मेशन जो उसको पढ़ाई जाएगी, या उसने अगर राइटिंग में दी होती तो भी, और अगर वो पुलिस के द्वारा लिखी गई है ओरली देने के बाद तो भी, वो इन्फॉर्मेंट उसको साइन करेगा। और द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी इंटर्ड इन अ बुक, और फिर उसको कहाँ इंटर किया जाएगा, एक बुक होती है जिसको एफआईआर रजिस्टर कहते हैं। ये वो कौन रखता है, सच अफसर इन सच फॉर्म, कैसे फॉर्म में, एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब ऑन दिस बिहाफ, बस जैसा स्टेट गवर्नमेंट बोले कि वैसा एक एफआईआर रजिस्टर रखेगा। तो 154 के 1 में आपने क्या समझा, देखिए 154 के 1 का थोड़ा सा जिस्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, कि कोई भी एक ऑफेंस होता है, कैसा ऑफेंस होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है। तो ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ साहब जो थाने के हैं वो क्या करेंगे, अगर ओरली दिया तो खुद लिखेंगे, रिटर्न में दिया तो उसको ले लेंगे, उस पर लिखने के बाद साइन कराएंगे, किसके, इन्फॉर्मेंट के, और उसे एफआईआर रजिस्टर में, जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है वैसे रजिस्टर में उसको इंटर करेंगे। ये आपकी एफआईआर हो गई। अब भैया एफआईआर तो हो गई, उसके बाद आप क्या कहते हो, अगर कोई एफआईआर, भाई कॉपी लेके आना एफआईआर की, ऐसे मत आना। पुलिस वाले के पास जाते हो, कोई एफआईआर लिखवाते हो तो क्या कहते हो, आपकी एफआईआर की कॉपी दे दो। सेक्शन 154(1) का एक प्रोवाइजो भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ये प्रोवाइजो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो हुआ था, जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था, कब का, 2013 का, उसमें इंसर्ट किया गया था। आपको पता है निर्भया वाले केस के बाद बहुत ज़्यादा वो तो स्पेशली वुमेन से रिलेटेड है। अगर वो एफआईआर लिखवाने वाली कोई लेडीज़ है, कोई एफआईआर लिखने वाली कोई वुमेन है, यानी कि इन्फॉर्मेंट जो है वो वुमेन है, और जो केस है वो किसके रिलेटेड है, या तो वो 326A, 326B और 354, यानी कि एसिड अटैक, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक और मोडेसिटी ऑफ वुमेन। इसके अलावा आपका 354 के सारे सेक्शन, A, 354B, 354C, 354D, ठीक है, ये सारे सेक्शंस जहाँ आपका वोयरिज्म, स्टॉकिंग, टीजिंग, ये सब आ जाता है। या इसके अलावा जितने भी रेप की धाराएं हैं, 376 के सारे जितने भी 376 के आते हैं, जिसमें 376A, B, B, मैं वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, A है, 376AB है, B है, C है, D है, DA है, DB है,
और 509 अगर इनसे रिलेटेड कोई वुमेन कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती है तो क्या होगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको लिखेगी। अगर इन्फॉर्मेंट कोई वुमेन है तो वुमेन ऑफिसर ही होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जाता है कि ये कब इंसर्ट किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। धाराएं आपको पता होनी चाहिए। ये किसकी धाराएं हैं, किसके कौन से सेक्शन है, आईपीसी के सारे सेक्शन हैं। फर्दर प्रोवाइजो है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ 354 ABCD, अगर अलग से बता रहा हूँ, ये सेकंड प्रोवाइजो है, 354A, 354B, 354C और 354D, इनसे रिलेटेड, और 376 जिसमें कि 376A, 376B, 376AB, 376B, 376D, 376DA और 376DB, या फिर 509। यहाँ 326 और 326B नहीं है, 326A और B वो नहीं है। अगर इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस है और वो जो लेडीज़ है, वो व्यक्ति इन्फॉर्मेंट जो है, वो टेम्परेरी या परमानेंटली मेंटली डिसेबल्ड है, यानी कि परमानेंटली या फिर टेम्परेरी, भाई मेंटली क्या है, डिस्टर्ब्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल हो सकता है, नहीं चल पा रहा है वो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस अफसर की, पुलिस अफसर उससे लेगा तो फ़ोन करेगा, इन्फॉर्मेशन है, पुलिस अफसर उसके घर पे जाके, रेजिडेंस पे या फिर कोई ऐसा प्लेस जो कन्वीनियंट हो ऐसे इन्फॉर्मेंट के लिए। और अगर वो भाई क्योंकि मेंटली है तो देगा कैसे, तो एक स्पेशल एजुकेटर को भी साथ में रखेगा। और ऐसी जो रिकॉर्ड जो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड प्रोवाइजो है ये, दिस इज सेकंड प्रोवाइजो, 154(1) का सेकंड प्रोवाइजो है। तो यहाँ पे इसकी वीडियोग्राफी भी होगी, इट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। और तीसरा क्या है कि पुलिस अफसर की ड्यूटी बन जाती है कि इस केसेज में जो 164 के तहत उसके मजिस्ट्रेट के साथ पास बयान होते हैं ना, तो भाई वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना, ये भी पुलिस अफसर की जिम्मेदारी है। ये दोनों के दोनों प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। तो एफआईआर की कॉपी का प्रावधान भी सीआरपीसी ने दे दिया 154(2) में। तो कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 1, अभी जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है वहां पे, शैल बी गिवन फोर्थ विद फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एफआईआर की कॉपी के पैसे नहीं देने हैं, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और विद इन 24 आवर ये ऑनलाइन भी होनी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। देखिए एफआईआर का मतलब क्या होता है, एफआईआर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द विक्टिम साइड स्टोरी, विक्टिम की तरफ का जो कहानी है ये उसको दिखाती है। ये एक ऐसा टूल होता है जो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करता है, ये चाबी है एक तरह से, इट इज़ ए की फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये आप जरूर समझ लें, आप अगर अधिवक्ता हैं तो एफआईआर का बहुत ही वाइटल रोल है। ये पहुंचा पुलिस स्टेशन में, वहाँ एसएचओ साहब थे नहीं, कोई और था, या एसएचओ साहब भी थे, बोले कि एफआईआर नहीं लिखते तुम्हारी, जाओ नहीं लिखते, हम नहीं लिखे, भागो यहाँ से। तो क्या करेंगे, ये तो अधिकार है हमारा। तो देखिए दो तरह की बातें आती हैं कि क्या पुलिस को एफआईआर लिखनी पड़ेगी या पुलिस का डिस्क्रिशन है यहाँ पे। इसको हम दो इम्पोर्टेंट केस लॉ के साथ समझेंगे। ललिता कुमारी का एक केस है और हरियाणा का एक केस है काफ़ी फेमस, भजन लाल का, जो कि हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ललिता कुमारी वाला रिसेंट केस है, 2014 का ही केस है, और जो भजन लाल जी का केस है वो 1992 का है। उसकी हम बेयर एक्ट की इसको पढ़ने के बाद करेंगे, बार बेयर एक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए एनी पर्सन एग्रीड बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। भाई साहब गए थे लिखवाने एफआईआर, एसएचओ साहब ने भगा दिया, मना कर दिया
कि नहीं लिखते। टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन, FIR वर्ड यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, वर्ड यूज हुआ है द इन्फॉर्मेशन रेफर्ड इन सब सेक्शन 1। उसके कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लिखवाने गए थे, नहीं लिखी पुलिस वाले ने, तो वो क्या करेगा, वो वैसा ही जो कहानी है उसको लिखकर राइटिंग में बाई पोस्ट किसको भेज देगा, SP साहब को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की SP साहब को भेज देगा कि SP साहब पुलिस थाने वाला मेरा ये नहीं लिख रहा है। और अगर SP साहब सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके अंदर कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दैट की डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, या तो स्वयं करेंगे या बोलेंगे उस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को, SHO को कि ओ भाई जल्दी से इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो तुम। और वहाँ पे देखिए उसके पास जो SHO की जो पावर्स होती है ना, वो सारी की सारी पावर इन रिस्पेक्ट टू दैट FIR SP साहब के पास भी होंगी। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बेयर एक्ट में इसका क्या प्रोविजन दे रखा है। अब हम केस लॉज की बात कर लेते हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड टू द केस लॉज, आपने यहाँ पे देखा कि सेक्शन 154 में क्या क्या आपने पढ़ा। 154(1) में आपने पढ़ा कि भाई कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर इंफॉर्मेशन जाती है रिगार्डिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो वहाँ के जो आपका अफसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन है वो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा FIR के तौर पे, एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द बुक विच इज़ गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। आपने यहाँ के दोनों प्रोवाइजो भी पढ़े कि जितनी भी आपकी वुमेन से रिलेटेड IPC की धाराएं हैं 326A, 326B, 354, 54 के चारों ABCD, 376, 506, इन सब 509, इन सभी में आपने देखा कि भाई ये 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे वुमेन अफसर ही उसका जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड कर सकती है, इन्फॉर्मेंट अगर वो कोई वुमेन है वहाँ पे। सेकंड प्रोवाइजो आ जाता है जो यहाँ पे वो बात करता है कि अगर वो कोई भाई फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, टेम्परेरी या परमानेंटली, या तो भाई वो उसके घर पे जाकर ही जो जिस प्लेस पे वो कन्वेंस होगा, कन्वीनियंट प्लेस पर ही जाने के बाद उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। 154(2) में आपने 54 के 2 में आपने देखा कि भाई कॉपी आपको मिलेगी, कॉपी ऑफ FIR का जिक्र यहाँ पे है। और 154 के 3 में है कि अगर कोई FIR लिखने से मना करता तो डायरेक्ट SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप लिख सकते हैं और वो वहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं, FIR करा के आपकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो ये FIR के प्रोविजंस आपने देखे। अभी देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे दिमाग में आती हैं। क्या क्या आता है कि क्या FIR जो है ये मैंडेटरी है, इज इट मैंडेटरी? मैंडेटरी मीन्स क्या पुलिस वाले के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी कि उसे लिखना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे कि FIR कहाँ पे लॉज की जाएगी, किस पुलिस स्टेशन में, वेयर। इन 2 चीज़ों को भी समझते हैं। पहले हम बात करते हैं अपना FIR मैंडेटरी है कि नहीं है, नेचर की बात करते हैं 154 के। तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट केस ला है जिनको आप नोट कर लीजिए। पहला केस ला है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, 1992 का। भजनलाल हरियाणा के CM रह चुके हैं। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दी थी ये बात कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में और वो किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की नॉलेज में आती है, तो भैया ये अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करती है 154(1) ऑफ CRPC, तो वहाँ पे क्या है कि उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बन जाती है, उसके पास नो अदर ऑप्शन। इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ही हैज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एंटर दी सब्सटेंस देयरऑफ इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, दैट इज टू से द रजिस्टर द केस ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो भैया FIR उसको लिखना पड़ेगा, ये इस केस में क्लियर कर दिया गया था। इसके बाद ये तो पुराना केस हो गया। देखिए इंपॉर्टेंट केस ये भी बहुत हो जाता है, केस पे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मेंस में FIR के बारे में आता है तो वेरी वेल यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग इन एंड योर मेंस आंसर आल्सो। सेकंड केस जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 रीज़न से है। देखिए इसके लिए ना एक 5 जजेस की बेंच बैठी थी। 5 जजेस बेंच का डिसीजन है ये। तो यहाँ पे 5 जजेस बेंच ने क्या डिसीजन दिया था, गाइडलाइन इशू की गई थी।
जी हाँ, गाइडलाइन इश्यू हुई थी यहाँ पे रिगार्डिंग दी एफआईआर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए। और यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया था कोर्ट ने कि भाई जो प्रोविज़न है 154(1) ऑफ सीआरपीसी, दिस इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। और जो ऑफिसर कंसर्न है ये ड्यूटी बाउंड है टू रजिस्टर दी एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करती है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा एक प्री इंक्वायरी का ना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट भी दिया। इसी गाइडलाइन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है कि मान लीजिए ए पहुँचता है पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब के पास, ऑफिसर इंचार्ज के पास, और कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ पुलिस अफसर में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है कि भाई ये कॉग्निजेबल है कि नहीं है। ऐसे केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देखिए जो मैरिज से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ऐसे ऑफेंसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है। उसके बाद ही जैसे स्पेशली 498 में अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस आया था 498A के लिए, ये भी नोट कर लीजिए। ऐसी जब चीज़ें बीच में डिस्कस होती हैं ना तो उनको नोट कर लिया करें। 498A के लिए केस आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आईपीसी का 498A का केस है जहाँ पे डायरेक्ट अरेस्ट होना बंद हो गया था। ये वैसे भी अधिवक्ता हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि एफआईआर बहुत ही मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि भी कहाँ करें, कहाँ हम जाएं एफआईआर लिखवाने। तो विक्टिम जो है आपका जिस भी पुलिस स्टेशन का, जो पुलिस स्टेशन का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल मतलब जितना उसका अधिकार क्षेत्र है उसमें जो ऑफेंस होता है तो वो उस पुलिस स्टेशन में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, इसका जितने एरिया तक इसका क्षेत्राधिकार दिया गया है उसमें कहीं भी ऑफेंस होगा तो एफआईआर लिखी जाएगी। लेकिन तो क्या एफआईआर अगर दूसरे पुलिस स्टेशन में नहीं लिखी जा सकती? इसका मतलब बिल्कुल लिखी जा सकती है। उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर मतलब वो उस एफआईआर पे वो पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करेगा लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन को लिखने से मना नहीं कर सकता है और उसको ट्रांसफ़र करेगा दूसरे पुलिस स्टेशन में जिसके अक्षेत्राधिकार में वो ऑफेंस हुआ है। यानी कि भाई मशीनरी को रन करना है ना कि विक्टिम को। विक्टिम नहीं दौड़ता फिरेगा इस पुलिस स्टेशन से। हालांकि जो प्रैक्टिकल हालात वो भले ही कुछ अलग हों लेकिन कानूनी तौर पर ये आपको प्रावधान दिया गया है कि अगर बिना अक्षेत्राधिकार के पुलिस थाने में भी आप चले जाते हैं तो भी आपकी बात सुनी जाएगी। ये बताइए क्या टेलीफोनिक मैसेज जो है, भाई आपने कहा कि हम कहाँ एफआईआर कर सकते हैं, हमने ये बात की। अगर कोई टेलीफोनिक मैसेज दे देता है, मान लीजिए कोई किसी को ये टेलीफोन कर देता है टू दी पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में टेलीफोन कर देता है और वहाँ पे एसएचओ साहब उठाते हैं और यहाँ इन्फॉर्मेंट है इधर, और तो क्या इसके थ्रू एफआईआर हो सकती है? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई अगर कोई इन्फॉर्मेंट टेलीफोनिक मैसेज देता है इन दी पुलिस स्टेशन टू एसएचओ, एसएचओ नहीं कह सकते वैसे, यहाँ पे यू हैव टू राइट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो कैसे एफआईआर माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। इसके लिए भी केस लो नोट कीजिए यहाँ पे, तेहाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान 1989 का ये केस है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस केस में देखिए ये कब मानी जाती है ये चीज़ समझिएगा। या मैं आपको दो केस बताऊंगा। तेहाल सिंह में यहाँ पे एफआईआर माना गया था टेलीफोनिक मैसेज को। देखिए इन केस अगर टेलीफोनिक मैसेज आता है किसी भी व्यक्ति के पास और वो टेलीफोनिक मैसेज देने वाला व्यक्ति असर्टेन है, इट मीन्स टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन को एफआईआर माना जा सकता है अगर जो व्यक्ति वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी आइडेंटिटी पता लग जाए, आइडेंटिटी पता हो, नोन हो, और जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा उससे कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस निकल के आ रहा हो, और पुलिस अफसर इंचार्ज जो हमारे हैं ये क्या करें, ये उस इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करें इन राइटिंग,
राइटिंग में लिख ले भाई ए ने टेलीफोन किया पुलिस स्टेशन में कि ऐसे ऐसे हो गया है, ए ने अपनी पूरी आइडेंटिटी बताई और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो ये बताती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है। तो अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है कि हाँ भाई उससे इन्फॉर्मेशन से पता लग रहा है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और उसे वो रिड्यूस में राइटिंग करेगा एंड उसको एफआईआर के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। तो तेहाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सेम हुआ था, यहाँ पे टेलीफोनिक मैसेज को एफआईआर माना गया था। जबकि दूसरा एक केस आ जाता है जिसमें रणधीर सिंह वर्सेस स्टेट आ जाता है 1980 का। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट दिल्ली का मुकदमा था ये। यहाँ पे ये माना गया था कि भी ना तो आइडेंटिटी पता नहीं थी इन्फॉर्मेशन देने वाले की, और ना ही उसकी इन्फॉर्मेशन से कुछ पता लग पा रहा था। उसने कुछ पब्लिक गैदरिंग का मैसेज दिया था कि वो उसमें कुछ ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो वहाँ पे एफआईआर नहीं माना जाएगा। आई होप तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि टेलीफोनिक मैसेज एफआईआर होता है कि नहीं होता। ये क्वेश्चन भी पूछा। अभी यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या अगर डिले हो जाता है इन फाइलिंग ऑफ एफआईआर, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए जितना डिले करेंगे, मान लीजिए एट दिस पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम के ऊपर एक ऑफेंस हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, इससे जितना डिले आप करेंगे, कोई प्रिस्क्राइब फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, बोला गया है कि विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, जितना जल्दी हो सके आपको देना है। तो जितना आप डिले करेंगे, डिले इन एफआईआर, वो आपका उतना एविडेंसरी वैल्यू उसका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर देखिए डिले करने से क्या होता है कि देयर मे बी सम चांसेस कि उसके साथ कुछ आप उसमें छेड़छाड़ कर दी जाए, उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट जोड़ दिए जाए, वो जो उसकी ऑथेंटिसिटी है उतनी ही कमज़ोर होती चली जाती जितना डिले करते हैं। लेकिन ये चीज़ का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, इन रेप केसेस में अगर डिले होता है तो उस डिले को डिले नहीं माना जाता है। इसके लिए आप केस भी नोट कर सकते हैं, हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो रेप केसेस होते हैं उसमें बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, कि यहाँ पे इस केस में अराउंड 10 दिन के बाद जो है आफ्टर 10 डेज एफआईआर लॉन्च की गई थी। तो कोर्ट ने कहा था कि भाई हो सकता है, क्योंकि इंडिया जैसी सोसाइटी में किसी भी रेप केस के विक्टिम को इतना जल्दी ओपनली सोसाइटी में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी फैमिली डिस्कस करती है, 100 तरह के प्रेशर होते हैं, और आप भी जानते हैं कि हार्डली 10 में से 2 केस इंडिया में जो है रिपोर्ट किए जाते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सोशल प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को माना था कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं हु आर इन्वॉल्व, दे नीड टाइम टू डिसाइड कि मैटर को हम कोर्ट में रिपोर्ट करें या ना करें, बिकॉज ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से, समाज में एक अपनी छवि को बचाने के चक्कर में, तो कोर्ट ने भी ये बात मानी थी कि इन दिस केस डिले हो सकता है, अदरवाइज देयर शुड नॉट बी एनी डिले एक्सेप्ट दिस। चलिए अभी एविडेंसरी वैल्यू को देखते हैं हम। अभी हम लोग एफआईआर की एविडेंसरी वैल्यू को देखते हैं कि व्हाट इज दी एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। भाई एफआईआर की जो एविडेंसरी वैल्यू है वो क्या होगी। इसको देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। सेक्शन 145 और सेक्शन 157, ये दोनों ही सेक्शन किसके हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट के। इंडियन एविडेंस एक्ट। भाई जब एविडेंस की बात हो रही है तो आपको एविडेंस एक्ट के बारे में यहाँ पता होना चाहिए। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में जो आपका सेक्शन 145 है, 145 यहाँ पे कहता है रिगार्डिंग दी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। क्रॉस एग्जामिनेशन किससे रिलेटेड, एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, ये आपका सेक्शन 145 कहता है। तो देखिए एफआईआर क्या है, यहाँ पे जो हमने एफआईआर पढ़ा था, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। ये क्या थी, एक इंफॉर्मेशन थी विच इज रिड्यूस टू राइटिंग और गिवन इन रिटन फॉर्म। या तो ओरली दी गई
पुलिस ने उसको भाई इंडोर्स किया, राइटिंग में रिड्यूस कर लिया, लिखा अपने पास, या वो रिटर्न में ही दी गई और साइन की गई। तो अगर वो व्यक्ति जिसने एफआईआर दी है वो एज ए विटनेस बुलाया जाता है तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में एफआईआर को क्या कर सकते हैं हम लोग, एज पर सेक्शन 145 उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट माना जा सकता है इन दी राइटिंग। अभी सेक्शन 157 पे आ जाइए। 157 यहाँ एक बहुत सिंपल बात करता है। सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये देखिए क्या कहता है कि कोई भी जब आपको किसी विटनेस की टेस्टिमनी अगर आपको कॉर्पोरेट करनी है, कॉर्पोरेटिव एविडेंस के साथ आपको प्रूव करनी है, तो उसे आप प्रूव कर सकते हैं कैसे, जैसे कि उसकी जो पहली स्टेटमेंट है, फॉर्मल स्टेटमेंट है, दैट मे बी प्रूव टू कॉर्पोरेट लेटर द टेस्टिमनी एज टू द सेम फैक्ट। उन सेम फैक्ट पर वहाँ भी एफआईआर को क्या किया जा सकता है, एक एफआईआर को प्रीवियस जो उसकी फॉर्मल स्टेटमेंट है वो माना जा सकता है। तो सेक्शन 145 157 के हिसाब से जो एविडेंसरी वैल्यू है वो आपको समझ में आ गई होगी क्या है। इन दोनों ही सेक्शंस में एफआईआर को यूज किया जा सकता है। एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। देखिए जनरली अगर हम बात करें कि जो एविडेंसरी वैल्यू है किसकी, एफआईआर की, ये ज़्यादा होती है, इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी भी स्टेटमेंट ली जाती हैं उनमें इसकी जो है एविडेंसरी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। देखिए एफआईआर का मतलब ही होता है कि जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन किसी पुलिस वाले को दी जाती है उसे आप एफआईआर कहते हैं। एंड दिस इज द एक्चुअल फर्स्ट टूल टू इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो भाई देखिए एक सेटल लॉ है, एक बात आपको यहाँ माननी पड़ेगी कि ये जो मैंने बात की ये कही है मैंने इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स की। वैसे अगर आप देखेंगे तो एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस। एफआईआर आपके कोई सब्सटेंटिव एविडेंस तो नहीं है। दैट इज टू से कि जो एविडेंस नहीं है लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे दोनों एक्सेप्शन हमने बात की कि सेक्शन 145 में भी हम उसको ले सकते हैं ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 157 में कॉर्पोरेट में ले सकते हैं। इसके अलावा ये सब्सटेंटिव एविडेंस भी हो सकती है। कब हो सकती है उसकी एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है यहाँ पे। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, यानी कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वहाँ पे अगर एफआईआर कराने वाला व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इन दैट केस एफआईआर विल बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन। दूसरा यहाँ पे देखिए सेक्शन 32 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जब ये डाइंग डिक्लेरेशन होती है तब ये सब्सटेंटिव एविडेंस हो जाता है। सेक्शन 8 और सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे एफआईआर को रिलीवेंट माना जाता है अगर वो उनका कंडक्ट शो करती है। देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई है, जो हम सेक्शन 145 और सेक्शन 157 देखते हैं किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो इन दो से आपको क्या चीज़ क्लियर हो गई है कि जो भी एफआईआर है ये कॉर्पोरेट में या टेस्टिमनी में दोनों सेक्शंस में किसको कौन एज ए विटनेस होगा, तो अगर वो इन्फॉर्मेंट कौन, जिसने इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि एफआईआर करने वाला व्यक्ति, सिर्फ उसी के खिलाफ यहाँ पे एविडेंस के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। तो आपने समझा कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर के रिगार्डिंग आपके अधिकारों की अगर हम बात कर ले तो जो आपके स्टेट्यूटरी रेमेडीज यहाँ पे क्या क्या, अभी अगर मना कर देता है कोई लिखने से तो क्या क्या रेमेडीज हैं। 154(3) ऑफ CRPC
आप सीधे एसपी को लिख सकते हैं। इसके अलावा 156 ऑफ 3 में हम पढ़ेंगे कि मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है अंडर 190 कि भाई डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, या फिर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में हम सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। और इन सब के अलावा एक रेमेडी और भी होती है, आप उसको अच्छे से जानते होंगे, रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस आपको अच्छे से पता है कि इट इज़ अ रिट इशूड बाय दी सुपीरियर कोर्ट टू दी लोअर कोर्ट। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एफआईआर के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो लगा कैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।